हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है वो 13 जुलाई 2023 को निकाला गया है और इसी की जस्ट लेफ्ट साइड में आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया इसमें। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओनली फॉर द पोस्ट एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर जितने भी आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट का जो डिटेल्स दिया गया है नीचे, इसी पोस्ट में आईआईटी रुड़की आप सभी को इन्वाइट कर रहे ताकि आप अपना आवेदन भेजिए और जो वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है आईआईटी रुड़की में वो फिलअप हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि द ऑनलाइन ऑप्शंस विल रिमेन ओपन फ्रॉम 14 जुलाई 2023 टू 13 अगस्त 2023 11:59 PM। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन ऑप्शंस है ये आपका खुला रहेगा 14 जुलाई 2023 से लेके 13 अगस्त 2023 रात के 11:59 पे, मतलब आपका रात के 12 बजे तक ओपन रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताया जा रहा है कि टू अप्लाई ऑनलाइन एंड फॉर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स प्लीज विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.iitr.ac.in। मतलब यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने का जो ऑप्शंस मिलेगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो सभी आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। वो भी आपका जो स्पेसिफाइड जो डेट दिया गया है उसी डेट के अंदर आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स रिलेटेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट। मतलब यहाँ पर आप सभी को मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप रेगुलरली विजिट कीजिए जो आईआईटी का जो वेबसाइट है रुड़की का, इस वेबसाइट में, ताकि आपसे कोई मतलब अपडेट्स मिस ना हो जाए इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टेबल में आपका फर्स्ट कॉलम पे आपका सीरियल नंबर, सेकंड में आपका नेम ऑफ द पोस्ट, थर्ड में आपका स्पेशलाइजेशंस ऑफ द पोस्ट, उसके बाद फोर्थ में आपका कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया गया है, उसके बाद आपका टोटल वैकेंसी, उसके बाद पे लेवल और उसके बाद एज लिमिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपका कैटेगरी वाइज जो डिटेल्स है इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि ये ग्रुप बी पोस्ट है, तो यहाँ पर जितना भी आपका पोस्ट दिया गया है उस सभी में आपका लेवल 6 ही आएगा और आपका जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 32 ईयर्स तक का ही एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, सभी पोस्ट में, तो इन दोनों को भी मैं स्किप करके जाऊँगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक देख लेते हैं कौन सा पोस्ट है। यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपका पोस्ट दिया गया है वो है आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। ये आपका लेबोरेटरी सर्विस में आता है और इस पोस्ट के लिए आपको टोटल जो वैकेंसी दिया गया है वो है 10। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल, मतलब ये सिर्फ आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही होगा। ठीक है, और ये आपका सिक्योरिटी सर्विस में आता है और इस पोस्ट के लिए आपको जो वैकेंसी टोटल दिया गया है वो है आपका 2। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर और ये आपका सेफ्टी सर्विस में आता है और इस पोस्ट के लिए आपका जो टोटल वैकेंसी दिया गया है वो है 1। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट और ये आपका आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन सर्विस में आता है और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है सिर्फ 1। ठीक है, तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है कोच टेबल टेनिस और स्विमिंग का, ये आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आता है और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ 2। ठीक है, तो चलिए हाँ, यहाँ पर जो आपका स्पोर्ट्स का जो वैकेंसी है वो बैकलॉग वैकेंसी है, मतलब पिछले वाले जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें यहाँ पर भर्ती नहीं हुआ था, इस केस में यहाँ पर इसको बैकलॉग वैकेंसी में डाला गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका स्टाफ नर्स फर्स्ट और स्टाफ नर्स साइकेट्रिक फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी आपका सर्विस है स्टाफ नर्स का ये आपका हॉस्पिटल सर्विस में आता है और इस पोस्ट के लिए आपका सिर्फ 2 ही वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, एक एक करके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पैथोलॉजी, ये आपका हॉस्पिटल सर्विस में ही आता है और इसमें सिर्फ 1 ही वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट
ये आपका एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट स्टोर एंड परचेस के अंदर आता है। ठीक है, मतलब ये आपका जो एकेडमिक सेक्शन होता है, मतलब जो ऑफिशियल काम होता है उसी के अंदर आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है 12, मतलब ग्रुप बी पोस्ट का जो वैकेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा ग्रुप बी कैटेगरी का। अब आ जाते हैं हम ग्रुप सी कैटेगरी में। ठीक है, तो ग्रुप सी कैटेगरी में यहाँ पर आपका जो एज लिमिट दिया गया है और जो आपका पे लेवल दिया गया है वो है आपका लेवल 3 और एज लिमिट है आपका 18 से लेके 27 ईयर्स तक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक करके। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है जूनियर लैब असिस्टेंट। ये आपका लेबोरेटरी सर्विस में ही आता है और इसका जो टोटल वैकेंसी है वो है 23 और ये आपका जो लेवल 3 है, मतलब इनका जो इनिशियल बेसिक होगा वो 21,700 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है ड्राइवर ग्रेड 2, ये आपका ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल में आता है और इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी रखा गया है। चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, ये आपका एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट स्टोर एंड परचेस के अंदर आता है, मतलब ये आपका LDC हो गया जो पोस्ट है, मतलब क्लर्क पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखा गया है ग्रुप सी कैटेगरी में, वो है आपका 23 और सॉरी आपका जूनियर लैब असिस्टेंट में भी 23 वैकेंसी है, मतलब सेम है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा वैकेंसी का डिटेल्स, मतलब इतना ही वैकेंसी है इन सब जो पोस्ट दिया गया है इन सब में। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका पोस्ट के रिगार्डिंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका सीरियल नंबर, सेकंड में आपका नेम ऑफ द पोस्ट और थर्ड में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो आपका पोस्ट दिया गया है वो है आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो है MSc इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या तो फिर केमिस्ट्री या तो फिर फिजिक्स से होना चाहिए, या तो फिर आपके पास अगर बीटेक या BE डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास अगर BSc है तो इस केस में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, मतलब टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट मतलब टेक्निकल फील्ड में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आपके पास अगर MCA है और 1 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इन सभी साइड से अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है किसी भी एक साइड से, फिर भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशंस रखा गया है वो है आपका ग्रेजुएट विथ 4 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब इस केस में आपको ग्रेजुएट के साथ साथ आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ साथ आपका शुड हैव मिलिट्री और NCC और फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पर आपका मिलिट्री ट्रेनिंग या तो फिर NCC ट्रेनिंग या तो फिर फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड नंबर में क्या बताया गया है, बी एबल टू ड्राइव लाइट व्हीकल मोटरसाइकिल एंड हैंडल फायर आर्म्स एंड एडिशन टू हैविंग ए साउंड हेल्दी एंड एक्टिव हैबिट्स, मतलब यहाँ पर आपको ड्राइविंग आना चाहिए लाइट व्हीकल का या तो फिर मोटरसाइकिल का, और आपका मतलब जो फायर आर्म्स होता है मतलब जो गन्स वगैरह होते हैं उनको हैंडल करने का आपको हैबिट होना चाहिए, और साथ साथ आपका जो साउंड हेल्दी मतलब आपको सुनने की क्षमता भी आपका होना चाहिए और आपका जो हैबिट है वो ठीक होना चाहिए, तभी आप जो सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल पोस्ट है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम रिलीजियर लेबर इंस्टीट्यूट और institutions recognized under the Factories Act rules on engineering degree, industrial safety, fire and safety with the at least 60% marks from a university or institute recognized under the Factories Act और rules। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग डिग्री तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, जो आपका रिलीजियन जो लेबर इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ आपको मिनिमम 1 ईयर का जो वर्किंग एक्सपीरियंस होता है वो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है इस जो आपका एक्सपीरियंस का, ये आप देख लीजिएगा PDF से। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं।
आगे वाला जो आपका पोस्ट का डिटेल्स दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का, वो है आपका जूनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट का। और इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और प्रेफरेबली फर्स्ट डिविजन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और आपका जो आर्किटेक्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब COA में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ साथ आपका 3 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर प्रेफरेबली वर्किंग एक्सपीरियंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर डिजर्वेबल में भी कुछ मांग रहे हैं, वो है आपका मास्टर डिग्री इन अर्बन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। और आपका बिल्डिंग इंजीनियरिंग में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको मतलब डिज़ाइन ये लोग करते हैं, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल हैंड ऑन नॉलेज इन रिलेवेंट सॉफ्टवेयर्स यूज आर्किटेक्चर प्रैक्टिस, जैसे कि दैट इज ऑटोकैड, उसके बाद स्टाकअप, एडोब फोटोशॉप और MS ऑफिस। मतलब जो आपका आर्किटेक्ट जो आप इंजीनियर यूज़ करते हैं ये सब सॉफ्टवेयर्स, इन सब सॉफ्टवेयर्स में आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए। ये डिजर्वेबल में है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, अगर नहीं भी आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपसे डिज़ायर करता है ये, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका कोच टेबल टेनिस 01 और स्विमिंग 01। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका यूनिवर्सिटी डिग्री एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशंस और BPED फ्रॉम लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशंस और इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पर आपका डिग्री तो होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशंस का, और BPED होना चाहिए लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए। और इस इक्विवेलेंट मतलब इसके इक्विवेलेंट कुछ भी आप अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर साथ साथ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा PDF से, जैसे कि आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग का, इस टाइप का। तो ये अगर आपके पास है तो आप कोच पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका स्टाफ नर्स 01। और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका इंटरमीडिएट मतलब 10+2 होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपका नर्सिंग काउंसिल से 3 इयर्स का जो कोर्स होता है GNM का, वो कोर्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए। बट यहाँ पर डिजरेबल में भी कुछ आपका मांग रहे हैं, जो कि आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। वहाँ से आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ साथ आपका नर्सिंग से भी आपका 2 इयर्स का जैसे मतलब इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। साल दर साल आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो आपका रेगुलर 2 मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो आपका पे स्केल रहेगा, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका स्टाफ नर्स साइकेट्रिक 01। और इस पोस्ट के लिए आपका सेम जो क्वालिफिकेशन है वही मांगा गया है, मतलब 10+2, और साथ साथ आपका 3 इयर्स का जो GNM का कोर्स होना चाहिए। बट यहाँ पर आपका और 2 क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो है आपका डिप्लोमा इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मतलब ये आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ आपका MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग में होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर और दिया गया है, मतलब इन दोनों में से किसी एक अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब साइकेट्रिक्स का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, डिप्लोमा या तो फिर MSc, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टाफ नर्स साइकेट्रिक में। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पैथोलॉजी। और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका MSc मेडिकल लैब पैथोलॉजी, या तो फिर आपका BSc मेडिकल लैब पैथोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। और साथ साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद लेबोरेटरी फंक्शंस का आपका नॉलेज होना चाहिए, इस टाइप का, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो आप जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पैथोलॉजी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट। और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका मास्टर डिग्री या तो फिर बैचलर डिग्री। और अगर बैचलर डिग्री है तो आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री होने से आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट बैचलर डिग्री होने से आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ साथ आपका जो आपका कंप्यूटर का नॉलेज होता है, मतलब ऑफिस
जो एप्लीकेशंस होता है, उसके बाद सेक्रेटरीट जो लेवल का जो एप्लीकेशंस होता है, मतलब आपका ऑफिस जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस टाइप का जो एप्लीकेशंस होता है, इस एप्लीकेशंस को आपको चलाना आना चाहिए कंप्यूटर में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं किसमें, जूनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे। ठीक है, तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर लैब असिस्टेंट, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका बैचलर डिग्री। ठीक है, और बैचलर डिग्री अगर आपके पास है और तो ठीक है, नहीं तो आपका बीएससी होना चाहिए, या तो फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या 3 इयर्स ड्यूरेशंस और अप्रोप्रिएट फील्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मतलब अगर आपके पास बीएससी डिग्री है अप्रोप्रिएट फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपका बीएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स का जो ड्यूरेशंस का होता है वो अगर होने से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। एप्रोप्रिएट फील्ड यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, एप्रोप्रिएट फील्ड जो बताया गया है, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, केमिकल, अर्थक्वेक, इस टाइप का बहुत सारा दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। अगर ये टाइप का आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री या तो फिर बीसीए या तो फिर डिप्लोमा है, तो आप जूनियर लैब असिस्टेंट पोस्ट के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है ड्राइवर ग्रेड 2, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है 10+2, साथ साथ आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी और लाइट व्हीकल का। ठीक है, और साथ साथ आपके पास 3 साल का आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर 10+2 पास है विद ITI कोर्स है ड्राइविंग, मतलब ITI किसमें, आपका जो जो ड्राइविंग का जो ऑटोमोबाइल का जो ऑटोमोबाइल नहीं, मोटर ड्राइविंग का जो कोर्स होता है ITI का, उस कोर्स में अगर आपके पास ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए किसमें, बोथ हेवी एंड लाइट व्हीकल का, और साथ साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, और इस पोस्ट के लिए आपका सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ साथ आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में दिया गया है, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए, तो ये आप PDF से देख लीजिएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले ही बताया जा रहा है कि जितना भी आपका कैंडिडेट्स है उन सभी को यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपना एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा बाद में। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे का जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपका कट ऑफ डेट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, वही सेम चीज़ यहाँ पर कैंडिडेट्स को बताया जा रहा है कि जो भी आप फी पेमेंट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब अगर आप एक बार पे कर दिए तो आपको, अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं भी किया फिर भी आपको वापस नहीं किया जाएगा। और जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है UR कैंडिडेट्स के लिए 500, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 400, और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब SC, ST, PW, BD कैंडिडेट्स, उसके बाद वुमेन कैंडिडेट्स, उसके बाद IIT रुड़की रेगुलर जो एम्प्लॉय है उनके लिए कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनके लिए फ़ी एग्जाम्प्टेड है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप करेंगे वो आप सिर्फ 14 जुलाई 2023 से लेके 13 अगस्त 2023 तक ही आप कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। ठीक है, और जैसे ही आपका रात के 12 बज जाएगा ऑटोमेटिकली लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा। मतलब ये डेट आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस डेट के बाद आप अपना एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते। ठीक है, मतलब 13 अगस्त 2023 के आगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ एज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एज दिया गया है किसी भी कैंडिडेट्स का, जो मतलब चार्ट में दिया गया है, वो आपका जनरल कैंडिडेट्स, मतलब जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिया गया है। और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि आपका 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 इयर्स का OBC कैंडिडेट्स के लिए, उसके बाद 10 इयर्स का आपका दिया जाता है किसमें, आपका जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, मतलब जो फिजिकल जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपका
40 इयर्स तक का एज का छूट दिया गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 5 इयर्स का छूट दिया गया है ग्रुप बी में और 40 इयर्स तक का छूट दिया गया है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। बट शर्त क्या है, 3 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए उन कैंडिडेट्स को, तो ही आप वो छूट आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज प्रेफरेबली बिलो 50 इयर्स एडमिसिबल। जो पर्सन आप IIT रुड़की में काम करते हैं उनके लिए 40 इयर्स तक का यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे और इस नोटिफिकेशन में उतना कुछ है नहीं बताने लायक, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया रहेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बट जो डेट दिया गया है उसी डेट के अंदर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिए ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है उसी डेट के अंदर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।